जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आई होप कि सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए, चर्चा का विषय बना हुआ है CET। 2020 में ये कानून आया था। उस टाइम कानून क्या एक आया था एग्ज़ाम के लिए एक नया नियम कि क्या होगा कि सभी जितने भी सेंट्रल के गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए एक कॉमन पेपर होगा जिसको बोला जाएगा CET, NRA CET, ठीक है ना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसकी फिर से चर्चा क्यों होने लगी? इसकी फिर से चर्चा होने लगी इसलिए कि आज के पेपर में दैनिक भास्कर का जो पेपर है उसमें एक डिटेल आया जिसमें बड़ी हेडिंग में लिखा हुआ था, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सभी एग्ज़ाम के लिए एक समान टेस्ट होगा जिसका कहा जाएगा CET। अब ये देखो कोविड में आया था लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। अब डिले हो गया उसके बाद ये कब आ रहा था, ये ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन अब इस पेपर की कटिंग से क्या हो गया कि अब फिर से इसकी बात होने लगी कि क्या आने वाले समय में या फिर 2024 में क्या CET का एग्ज़ाम होगा और CET की यानी सारे पेपर्स क्या होंगे, एक ही कॉमन पेपर से लिए जाएंगे, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो या फिर बैंकिंग हो। देखिए, तो इसमें आई थिंक इस वीडियो के देखने के बाद फिर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्या CET जिसको बोला जाता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, NRA नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी है जिसने CET निकाला है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होगा कि जितने भी आप अभी एग्जाम देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी यूपी में क्या हो रहा है, यूपी SSC पेट हो रहा है। अभी यूपी में क्या करवाया जा रहा है, पेट का एग्जाम करवाया जा रहा है। अभी पेट का एग्जाम क्या करवा रहा है, पेट के एग्जाम में क्या है, पेट के एग्जाम है आपका कि एक बार आपने पेट का एग्जाम दे दिया तो आप क्या हो जाएंगे, जितनी भी अभी आने वाली वैकेंसियां हैं यूपी में आएंगी उस सभी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जिन जिन बच्चे अपीयर होंगे इसमें मेरिट भी बनेगा, जिनकी अच्छे परसेंटाइल होगी वो आने वाले एग्जामों में बैठ सकते हैं, ठीक है। सेम वही चीज़ अब सेंट्रल लेवल पे होगा। जैसे कि अब टीचर की वैकेंसियों में क्या होता है कि यूपी में यूपी टेट होता है, सेंट्रल के लिए CTET होता है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि अगर आपने BEd कर रखा है, DLED कर रखा है तो आप यूपी टेट सेंटर के लिए CTET देने के बाद आपको नौकरी नहीं मिलेगी, सिर्फ आप टीचर के एग्ज़ाम्स को उनके पेपर में को देने के लिए, एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ है सेम आपका क्या CET है ना, जिसको बोलते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि अब जितने भी एग्ज़ामों के प्री होते हैं, एक और चीज़ बात कि प्री सिर्फ एग्ज़ामों के लिए, जितने भी एग्ज़ामों के प्री होंगे उन सभी का, चाहे रेलवे हो, चाहे SSC हो, चाहे IBPS बैंकिंग हो, सभी का एक एग्ज़ाम होगा। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि अगर मान के चलिए रेलवे का लेवल ये है, SSC का लेवल ये है, तो बैंकिंग का लेवल तो काफ़ी हाई होता है। अब इन सभी के लेवलों को एक करना पड़ेगा, यानी कि और मान के चलिए कि 10th लेवल का है कोई MTS देने वाला, 12th लेवल का है CHSL, ग्रेजुएशन लेवल पे CGL या फिर NTPC में बहुत सारी वैकेंसियाँ होती हैं वो ग्रेजुएशन लेवल पे आती है। तो सबसे पहले जो प्री एग्ज़ाम होगा सभी का लेवल 1 होगा। देखो मेन किस लिए होगा, इसका मेन मकसद क्या है गवर्नमेंट का कि भीड़ को कम करना है। जो इतनी हर साल लगभग 2 से 2.5 करोड़ बच्चे फॉर्म भरते हैं तो फिर सभी एग्ज़ाम में बैठने जाते हैं, तो क्या किया जाएगा, इससे क्या होगा कि वो जो भीड़ है वो कम हो जाएगी और उसमें से लगभग 80% बच्चों को छाट के 20% बच्चे ही मेंस में बैठेंगे। प्री तो सभी के लिए कॉमन होगा, उसमें कोई रेलवे ऐसे लिखा नहीं होगा, बस आपको CET देना है, CET के लिए क्वालिफाई होगा। CET जो है पेपर वो आपको मंथ में 2 बार होगा और ये 3 साल के लिए एलिजिबल होगा, यानी कि एक बार पेपर दे सकते हैं, 3 साल तक कोई भी सेंटर में वैकेंसी आएगी आपकी एज के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप अप्लाई करें, 3 साल तक एलिजिबल है, उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद आप मेंस देंगे आप। तो ध्यान दीजिए, मेंस जब आप देने जाएंगे तो वहाँ पे अब आप रेलवे अगर के छात्र हैं तो रेलवे का अलग से एग्ज़ाम होगा, SSC मेंस खुद SSC का डिपार्टमेंट लेगा, बैंकिंग का IBPS डिपार्टमेंट लेगा। यानी कि प्री सिर्फ CET के अंदर होगा, बाकी सारे एग्ज़ाम अपने अपने रिक्वायरमेंट बोर्ड के पास चले जाएंगे। रेलवे के जितने एग्ज़ाम होंगे वो RRB ले लेगी, सिर्फ मेंस। इससे क्या होगा, भीड़ कम होगी, जो बच्चे उसके लायक होंगे वही सिर्फ मेंस में बैठेंगे। दूसरी चीज़ क्या होगी, CET 3 लेवल पे होगा, एक तो 10th लेवल पे, तीनों ही एग्जाम होंगे क्योंकि RRB में ग्रुप D, रेलवे में ग्रुप D की वैकेंसी आती है 10th लेवल पे, SSC में आती है वैकेंसी 10th लेवल पे, ठीक है। तो उन सभी के लिए 10th लेवल का अलग से CET होगा, 12th लेवल वालों के लिए अलग से CET होगा। जैसे रेलवे में बहुत सारी पोस्ट हैं जो 10th लेवल की हैं और आपकी SSC में भी बहुत सारी पोस्ट हैं जो 10th लेवल की है। उसके बाद आपका होगा एक ग्रेजुएशन लेवल का, यानी कि जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन किया है वो 12th और 10th दोनों की ही क्या कर सकते हैं, CET, यानी तीनों ही CET दे सकते हैं अगर आपका एज बचा हुआ है
तो उसके बाद क्या होंगे कि आप आने वाले एग्जामों के मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बस यही सारा फर्क होगा। उसके बाद बच्चों की थोड़ी भीड़ कम होगी और वो अलग अलग मेंस एग्जाम बैठ के तैयारी करेंगे, यानी 3 साल तक आप सीईटी के एलिजिबल होंगे। वैकेंसी आए चाहे ना आए, आप सब नए नए कानून देखते रहिए, तैयारी में लगे रहिए कि अगले साल वैकेंसी आएगी। या वैकेंसी ना हो कि पंचवर्षीय योजना हो गई। बीरबल की खिचड़ी आपने सुनी थी कि पक रही है पकते, अब कब पकेगी कोई पता नहीं। इसीलिए इतने सारे रोज कानून आते जा रहे हैं, लेकिन वैकेंसी ऑथेंटिक कम आएगी। एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी 2019 में और अब से 5 साल हो गए, अभी तक वैकेंसी का कहीं अता पता नहीं है। अब सीधे फिर 2024 में चुनाव, उससे पहले शायद देखने को मिल सकती है। तो एक तरफ तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम क्या हो गए, खास करके रेलवे वगैरह के एग्जाम आपके पंचवर्षीय योजना हो गए। एसएससी में क्या होता था, जहां 10,000 15,000 वैकेंसी आती थी, घटते घटते अब की बार 1600 1700 आपकी एमटीएस और सीएचएसएल की वैकेंसी आई है। तो ये आप समझ सकते हो कि आई होप कि आपको इन सब चीज़ों से तो नॉलेज मिली गई होगी। बाकी पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।